हेलो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कोरिलेशन। और हम लोग टॉपिक्स जो कवर करेंगे, 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, दूसरा है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और तीसरा होगा डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 1, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। नाम से भी आपको इसका मीनिंग काफी क्लियर हो जाता है। कोरिलेशन मतलब आपस में कुछ चीजों के बीच में रिलेशन कैसा है, दैट इज कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं उसका रिलेशन है आपके मार्क्स से। अगर एक एवरेज बच्चा अपने पढ़ाई के घंटे को इंक्रीज कर देगा तो उसके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, देखो ऐसा भी नहीं है कि हर बार घंटे को बढ़ाने से नंबर बढ़ जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा उतने ही घंटे पढ़े बट स्मार्टली पढ़े तो भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट जनरली घंटे को बढ़ाने से जो मार्क्स होंगे वो भी कुछ बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो ये आपस में रिलेटेड है। वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं मैंगोज का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। तो किसी चीज का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, अब प्राइस सस्ता हो गया, गर्मी आ गई है, मैंगोज का प्राइस और सस्ता हो गया है। और तो उससे क्या होगा, जो मैंगोज की डिमांड है, जो लोग खरीदेंगे वो ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि चीज सस्ती हो गई है। तो अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। यहां पर भी कुछ रिलेशन है। तो ये एग्जांपल्स हैं कोरिलेशन के। इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी बन सकते हैं, तो मैं नीचे लिखवाऊंगा भी और कुछ एग्जांपल्स। अभी इसका मीनिंग लिखते हैं और एग्जांपल्स लिखते हैं। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट मेजर्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between different variables। तो यहां पर कीवर्ड क्या है, कोरिलेशन मेजर करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को, कि आपस में दो चीजों की रिलेशनशिप क्या है और वो क्वांटिटी में होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में तो नंबर्स ही आएंगे ना। स्टैटिस्टिक्स में इमोशंस को मेजर करना मुश्किल है, इमोशंस या फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं। तो यहां पर कोरिलेशन मेजर करेगा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे दो चीजों के बीच में कुछ भी रिलेशन, जैसे प्राइस एंड डिमांड, इनके बीच में रिलेशन होता है। और आई होप आपको ये बात पता है कि इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन भी कह सकते हैं या फिर नेगेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है और वाइस वर्सा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। देन प्राइस एंड सप्लाई, ये कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो सेलर्स हैं वो सामान को ज्यादा बेचना चाहेंगे एंड वाइस वर्सा। और मैं कुछ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल्स बताता हूं जो थोड़े से लार्ज स्केल पर हैं। जैसे मान लेते हैं पॉवर्टी एंड ग्रोथ। हमारे देश में पॉवर्टी कितनी है और देश की ग्रोथ कितनी है। अगर देश में गरीबी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ कम होगी, हमारे देश की जीडीपी कम होगी। ग्रोथ इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गरीबी कम होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो यहां पर भी नेगेटिव रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है। और आप कह सकते हो एजुकेशन एंड ग्रोथ। अगर देश में एजुकेशन या फिर आप कह सकते हो हेल्थ केयर भी कह सकते हो, अगर वो इंप्रूव होगा तो देश की ग्रोथ बढ़ेगी। ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग कमाएंगे, ज्यादा देश ग्रो करेगा। और आप कुछ थोड़े से सिंपल एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे आवर्स एंड मार्क्स। आवर्स स्टडीड एंड मार्क्स, और मार्क्स कितने आ रहे हैं, इनके बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहां पर आपको समझ आता है कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। काफी सिंपल चीज है, आपस में रिलेशन कुछ चीजों का। ना कोरिलेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं।
अब जैसे समझने की बात यहां पर एक ये भी है कि ना कोई भी चीज के ना कितने भी तरीके से आप उनको कैटेगरी बांट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं इंसान कैसे होते हैं, अब इंसान को दो तरीकों से बांट सकते हैं, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। और उन्हीं इंसानों को दो तरीकों से और बांट सकते हैं, मे बी एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। या फिर उन्हीं इंसानों को दो तरीके से और बांट सकते हैं, अमीर और गरीब। मतलब एक चीज को कई तरीकों से बांटा जा सकता है। उसी तरीके से कोरिलेशन को भी कई सारे टाइप्स में डिवाइड करा गया है। तो जो पहला टाइप है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन बहुत आसान है। मान लेते हैं दो ट्रेन्स हैं, अब ये है ट्रेन नंबर 1 और ये है ट्रेन नंबर 2। अब ये दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, जहां पे भी एक डायरेक्शन में जाता है। मान लेते हैं इधर ले लेते हैं, लेफ्ट वाली साइड पर दो ट्रेन्स एक डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोई भी दो वेरिएबल्स अगर एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे, जैसे दोनों चीजें अगर बढ़ेंगी तो वो पॉजिटिव है, या दोनों चीजें कम होंगी तो भी वो पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ट्रेन बढ़ रही है, मतलब या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल इधर जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो ऊपर जा रहा है, एक वेरिएबल नीचे जा रहा है, किसी भी तरह से आप कह सकते हो। अभी आपको अच्छे समझ आएंगे चीजें। लेट अस से यहां पर हम लेते हैं प्राइस और डिमांड का एग्जांपल। तो जैसे प्राइस ऊपर जाता है डिमांड नीचे जाती है, हमने ऊपर डिस्कस भी करा था। और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी। दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों रिवर्स में जा रहे हैं। आप ट्रेन का भी एग्जांपल ले सकते हो, एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, सो ये नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं चीजें। नेगेटिव कोरिलेशन। फिर एक चीज और भी हो सकती है, मान लेते हैं आपस में दो चीजों कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे अगर एक चीज इधर जा रही है ऊपर जा रही है, तो एक चीज कुछ भी कहीं और जा रही है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर x वेरिएबल ऊपर जा रहा है तो y वेरिएबल कहीं और जा रहा है, कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, दैट इज नो कोरिलेशन। सो ये तरीकों से हम बांट सकते हैं कोरिलेशन को। पहले तरीके में पहले टाइप ये हो गए दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनका मीनिंग लिखते हैं, काफी सिंपल चीज है ये। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम डायरेक्शन, it is a positive correlation. In other words, when one variable increases, other variable also increases. बिल्कुल सिंपल चीज है ये। एंड वन वेरिएबल, when one variable decreases, other variable also decreases. तो हमें कई सारी जगहों पर पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है, जैसे प्राइस एंड सप्लाई। जब प्राइस बढ़ता है तो जो सेलर्स होते हैं वो सामान को ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है ज्यादा प्रॉफिट। वरना हमने ऊपर भी जो एग्जांपल लिखे थे वो उन्हीं को लिखते हैं, एजुकेशन एंड ग्रोथ। अगर देश में एजुकेशन इंप्रूव होगी तो देश की जीडीपी ग्रोथ, देश में इंप्रूवमेंट आएगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश इंप्रूव होगा। वरना आप लिख सकते हो आवर्स स्टडीड एंड मार्क्स, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रियल लाइफ में, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। देन कम्स नेगेटिव कोरिलेशन, इसका जस्ट अपोजिट। When two variables move in different directions, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा और वाइस वर्सा।
it is a negative correlation. In other words, when one variable increases, other variable decreases, and vice versa. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? प्राइस एंड डिमांड. ऐसा कब होता है कि जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी? प्राइस और डिमांड में ऐसा होता है. वरना आप कह सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे हो जाएगा यूनिट्स एंड सेटिस्फैक्शन. जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ती है ना, उसी तरीके से जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है. थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. नहीं पढ़ा तो भी काफी कॉमन सेंस की बात है. मार्जिनल यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन. तो अगर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा. जैसे अगर आप लेटे से चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हो या कुछ और भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपने पहली चॉकलेट जो खाई उसमें आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा, दूसरी चॉकलेट में उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तीसरी चॉकलेट में दूसरी से भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन. दिस इज सेटिस्फैक्शन पर यूनिट. मार्जिनल यूटिलिटी. और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे हमने ऊपर लिखा था पॉवर्टी एंड ग्रोथ. ग्रोथ को आप जीडीपी भी कह सकते हो, एक तरीके से नेशनल इनकम भी कह सकते हो, एक ही बात है, एटसेट्रा. तो हमने यहां पर समझा कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है और कोरिलेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है. यहां पर आप एक चीज और भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जीरो भी लिख सकते हो. वो यहाँ पे लिखा नहीं है बट वो भी आ सकता है. यहाँ पर आगे डिटेल में एक्सप्लेन है जीरो कोरिलेशन क्या होता है. नाउ कोरिलेशन को अगले बांटने का तरीका ये होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर एंड नॉन लीनियर. नाउ क्वेश्चन ये आता है क्या मतलब है लीनियर नॉन लीनियर का. लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस से हम एक ड्राइव पर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर, और हम हाईवे पर हैं, और हम जितना टाइम बिताएंगे हम उतने ही डिस्टेंस कवर करेंगे. और लेट अस अज्यूम कि हम लोग बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, हमने कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया है, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल चलते जा रहे हैं. तो यहां पर हम लेते हैं आवर्स और हम यहां लेते हैं किलोमीटर्स ट्रेवल्ड. दो वेरिएबल हो गए ना, एक वेरिएबल हो गया आवर्स और एक हो गया किलोमीटर्स ट्रेवल्ड. नाउ अगर हमने एक घंटा जब ट्रेवल करा तो हमने लेट अस से 50 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया. फिर 2 घंटे में 100 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया. 3 घंटे में 150 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया. 4 घंटे में 200 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया. दैट इज लीनियर कोरिलेशन. अब इसके चांसेस एक्चुअली बहुत कम होते हैं. ऐसा थोड़ा होता है कि बिल्कुल ही बराबर चले जा रहा है हर बार, बट अगर ऐसा होता है तो वो लीनियर कोरिलेशन होता है. रियल लाइफ में ऐसा कम मिलता है देखने को. सो यहां पर क्या होता है, टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं. जैसे आज एक घंटे से बढ़ रहा है, जो किलोमीटर्स ट्रेवल्ड है वो 50-50 से बढ़ रहा है, तो हर बार कांस्टेंट चल रहा है, हर एक घंटे में 50 किलोमीटर्स. जब इसमें स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, अब स्कैटर डायग्राम क्या होता है हम आगे समझेंगे, बट स्कैटर डायग्राम मैं आपको बता देता हूं, कोरिलेशन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कोरिलेशन की. मतलब कोरिलेशन को ग्राफ में प्लॉट करना, दैट इज स्कैटर डायग्राम. तो आप कह सकते हो इन अ ग्राफ इट इज शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन. इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी जब आप ग्राफ इसका बनाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. नाउ नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, जैसे ऊपर था वैसे ही होगा, बट यहां पे ना चीजों में प्रोपोर्शन सेम नहीं रहेगा. जैसे सेम ही कॉन्सेप्ट है बट प्रोपोर्शन यहां पे सेम नहीं रहेगा. जैसे हम यहां पे ले लेते हैं आवर्स, फिर ले लेते हैं किलोमीटर्स ट्रेवल्ड,
और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हमने पहले घंटे में 50 किलोमीटर कवर करे, दूसरे घंटे में हम रुक गए, थोड़ा थक गए थे हम लोग, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर और कवर करे, तो टोटल मिला के 70 हो गए। फिर तीसरे में हमने गाड़ी को भगा डाला, तो यहाँ पर हमने टोटल मिला के लेटर से 140 किलोमीटर कवर कर लिए। फिर यहाँ पर हमने कुछ और में भी ऐसे 180। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोपोर्शन सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक घंटे में ऐसा नहीं है कि 50 किलोमीटर ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पहले घंटे में हमने 50 किलोमीटर ट्रैवल करा, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर एडिशनल ट्रैवल करा, तीसरे घंटे में हमने 70 किलोमीटर एडिशनल ट्रैवल करा, चौथे में 40। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम नहीं आ रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ नॉन लीनियर कोरिलेशन, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, डू नॉट चेंज, फिर आप कह सकते हो नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये हो गया इसका कीवर्ड। In scatter diagram it is not shown by a straight line. अगर हम इसका स्कैटर डायग्राम बनाएंगे तो स्कैटर डायग्राम हमें कैसा दिखने वाला है, लेट अस से हम यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं, हम 2 ग्राफ बनाते हैं, एक है ग्राफ ये और एक है हमने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा। तो एक ग्राफ हमारा बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, और दूसरे ग्राफ में हमारे प्लॉट हमने करा तो कुछ मान लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं। दोनों ही ग्राफ में चीजें ऊपर जा रही हैं, अपवर्ड स्लोपिंग है, बट पहले ग्राफ में स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रही है, दूसरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रही है। तो जो पहला ग्राफ है दैट इज लीनियर, और जो दूसरा ग्राफ है दैट इज नॉन लीनियर। तो ये हो गया लीनियर और नॉन लीनियर। अगर कोई भी 2 वेरिएबल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे तो उनमें जो रिलेशन आएगा वो होगा लीनियर कोरिलेशन। अच्छा, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जरूरी नहीं है कि x वेरिएबल के बढ़ने से y वेरिएबल बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि x वेरिएबल बढ़ रहा है और y वेरिएबल कम हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, भी वो लीनियर ही होगा। जैसे अगर x वेरिएबल हर बार बढ़ रहा है, कोई भी एक चीज ऊपर वाली चीज जैसे आर्स है वो हर बार बढ़ रहा है 10 से या 1 से, और किलोमीटर ट्रेवल्ड कम हो रहा है, किलोमीटर ट्रेवल्ड तो एक्चुअली कम नहीं होगा आर्स के साथ, बट कोई और चीज जैसे अगर प्राइस बढ़ रहा है 1 से, तो क्वांटिटी हर बार 10 से कम हो रही है, तो वो भी लीनियर कोरिलेशन होगा। कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन में कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगा नॉन लीनियर। और कोरिलेशन को बांटने का तरीका हो सकता है सिंगल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन, सिंगल एंड मल्टीपल। सिंगल कोरिलेशन क्या होता है और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, समझते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम 2 ही चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, हम 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डिमांड पे मेनली फर्क पड़ता है प्राइस से, तो हम कहते हैं अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, तो हम 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज सिंगल कोरिलेशन। या फिर आप कह सकते हो सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2 चीजें हैं, कोरिलेशन में मिनिमम 2 चीजें चाहिए। बट कई बार क्या होता है ना, हम 2 से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे अगर देखने हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स कैसे आए हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसने कितने घंटे पढ़ा, वो भी एक फैक्टर है, बट कितना स्मार्टली पढ़ा है वो भी फैक्टर है, उसने रिवाइज कितना अच्छे से करा वो भी एक फैक्टर है, और मतलब कई सारे फैक्टर्स और भी हैं कि वो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, क्लास कितनी अटेंड कर रहा है ढंग से, और कितना वो बाकी चीजें और भी हो सकती हैं। तो दैट विल बी केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, जहां पर हम 2 से ज्यादा चीजों के बारे में एक साथ कोरिलेशन देखते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल क्या होता है, थोड़ा बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं आपको मल्टीपल कोरिलेशन का। जैसे हमारे देश में पॉवर्टी, गरीबी, और हमारे देश की लेट अस से एजुकेशन, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब का क्या फर्क पड़ रहा है हमारे देश की ग्रोथ पर। यहां पर हम
दो से ज्यादा चीजों के बीच में एक साथ कोरिलेशन देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं कि कैसे एक से दो, मतलब दो से ज्यादा चीजें, तीन या फिर उससे ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, दैट विल बी अ केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो लेटेस्ट से हम कुछ ऐसे कह देते हैं, पॉवर्टी अगर कम हो रही है, एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो रही है, तो ग्रोथ बढ़ेगी। सिंगल कोरिलेशन, here we study the relationship between two variables only। तो यहां पे कीवर्ड यही हो गया, दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड, यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, प्राइस और सप्लाई दो वेरिएबल्स हैं, पॉवर्टी और नेशनल इनकम दो वेरिएबल्स हैं, एजुकेशन और नेशनल इनकम यहां पे भी दो वेरिएबल्स हैं। दो चीजों के बीच में स्टडी करेंगे वो सिंगल है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या हो सकता है? मल्टीपल कोरिलेशन होता है जहां पर हम दो से ज्यादा चीजों को साथ में स्टडी करते हैं। हियर वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियसली। मतलब तीन या उससे ज्यादा चीजों के बीच में साथ में स्टडी करते हैं, जैसे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। यहां पे एग्जांपल लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी कॉमा एजुकेशन कॉमा एम्प्लॉयमेंट ऑन जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब कई बार क्या होता है, और मोस्टली क्या होता है कि किसी भी चीज पे जो फर्क पड़ता है ना, वो एक चीज से फर्क नहीं पड़ता है, कई सारी चीजों से फर्क पड़ता है, जिसे कहते हैं मल्टीसिप्लिटी ऑफ कॉजेस। मतलब किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो मार्क्स होते हैं टोटल, एक चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका कंबाइंड फैक्टर मिलकर आपके मार्क्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया हमारे देश की ग्रोथ जो है, किसी एक चीज से ग्रोथ डिटरमिन नहीं होती है कि ग्रोथ इतनी होगी, बहुत सारी चीजों से डिटरमिन होती है। गवर्नमेंट उसके लिए हर जगह पे कुछ कुछ काम करती है। तो नॉर्मली मल्टीपल कोरिलेशन होता है हमारी लाइफ में, बट हम क्या करते हैं, दो चीजों के बीच में उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि चीजों को सिंपल रखना हम चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो डिमांड होती है हमारे देश में, लोग कितना सामान खरीदना चाह रहे हैं, उसका भी सिर्फ प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस से तो फर्क पड़ता ही डिमांड पे, साथ में कई सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे इनकम, लोगों की इनकम कितनी, उससे ही फर्क पड़ता है वो कितना सामान खरीदेंगे। अगर इनकम ज्यादा तो ज्यादा खरीदेंगे, कम इनकम है तो कम खरीदेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नॉर्मली लाइफ में बहुत एक फैक्टर नहीं होता है जिससे किसी चीज को फर्क पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट हम सिर्फ दो चीजों को लेते हैं। तो ऐसे कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल कोरिलेशंस। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं पॉवर्टी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से फर्क पड़ रहा है ग्रोथ पे, बट हमें क्या रखना है, चीजों को सिंपल रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉवर्टी से कितना फर्क पड़ता है ग्रोथ पर, काम खत्म। तो वो सिंगल कोरिलेशन हो गया, बट उसके फैक्टर्स मल्टीपल हैं, सो दैट इज अ पार्शियल कोरिलेशन। आप नीचे रीड करिए, आपको समझ आ जाएगा इजीली। व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, काफी सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, and only two variables are studied keeping other variables constant। बट यहाँ पे ना बट लिख सकते हो, बट ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड। हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, बाकी चीजों को रख देते हैं कांस्टेंट, मानते हैं वो है ही नहीं, ये फिर वो सेम चल रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। एंड मोस्ट सिंगल कोरिलेशंस आर पार्शियल कोरिलेशंस। जो सिंगल कोरिलेशन होगा वो पार्शियल कोरिलेशन ही होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजों का फर्क, मैक्सिमम चीजों पे जो फर्क पड़ता है वो किसी एक फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर से फर्क पड़ता है। तो हमने कर लिया है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंगल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन जैसी टर्म्स का मीनिंग समझ लिया है। नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उसमें भी ऐसी था, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी।
डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन। यहां पर हम कोरिलेशन की वैल्यू निकालते हैं। या फिर आप इसको सिंपली कह सकते हो आर। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में ना हम कई शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कैपिटल एम से, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। उसी तरीके से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब वैल्यू ऑफ कोरिलेशन को लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से, स्मॉल आर। जो कोरिलेशन होता है ना, ये तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो बहुत आसान है ये चीज। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम स्टार्ट करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं, टाइमलाइन है, या फिर आप इसको नंबर लाइन भी कह सकते हो। ये एक्चुअली नंबर लाइन है, टाइमलाइन नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं, नंबर्स लिखेंगे। तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं 0, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, और हम राइट में लिखते हैं +1 और लेफ्ट में लिखते हैं -1। नंबर लाइन इसी तरह से वर्क करती है। कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में हो सकता है। और हम यहां पर लिख लेते हैं वैल्यूज 0.25, 0.5 और 0.75। जीरो 0.25, 0.5, 0.75 और ये तीनों वैल्यूज होंगी माइनस में, क्योंकि नेगेटिव साइड पर आ रही है वो। नाउ अगर कोई भी वैल्यू 0 है, दैट इज अ केस ऑफ नो कोरिलेशन। काफी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर वैल्यू 0 होती है, दैट इज नो कोरिलेशन। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे आंसर उसका 0 आएगा, हम आगे करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड, तो उसमें हम समझेंगे कि वहां पर हमारा आंसर आता है 0, दैट इज नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन है ही नहीं, या फिर आप इसको 0 कोरिलेशन भी कह सकते हो। आपस में दो चीजें रिलेटेड ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, विराट कोहली का क्रिकेट में कितने रन्स बनाए और हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, तो उनका आपस में रिलेशन बहुत कम है, या फिर आप कह सकते हो 0 कोरिलेशन है। विराट कोहली के रन से हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आंसर आता है +1, उसे कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव। अभी परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अगर आंसर आता है -1, उसे कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव। अगर आंसर -1 से 0 के बीच में आता है, इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आंसर 0 से +1 के बीच में आता है, इसे कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। काफी लॉजिकल है ना सारी बातें। 0 पे 0, +1 पे परफेक्टली पॉजिटिव, -1 पे परफेक्टली नेगेटिव। अगर नेगेटिव है, 0 से -1 के बीच में है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर 0 से +1 के बीच में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर +1 से ज्यादा या -1 से कम है तो आपकी कैलकुलेशन में गलती है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। नाउ अगर वैल्यू, अब थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वैल्यू -0.25 से 0 के बीच में है, तो ये कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन, बट ये है लो नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब नेगेटिव को भी ना 3 पार्ट से बांट दिया गया है। ये हो गया लो नेगेटिव। अगर कोरिलेशन की वैल्यू -0.75 से लेके -0.25 के बीच में है, नेगेटिव है ये, बट ये है मॉडरेट नेगेटिव।
और अगर वैल्यू -1 से -0.75 के बीच में है, दैट इज हाई नेगेटिव। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पॉजिटिव वाली साइड पे भी चीजों को लिख सकते हैं। अगर हमारा कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0 से लेके 0.25 के बीच में, दैट इज लो पॉजिटिव। देन 0.25 से लेके 0.75 के बीच में, दैट इज मॉडरेट पॉजिटिव, या मीडियम भी कह सकते हो आप। मॉडरेट इज मीडियम। होता है ना हाई लो मीडियम, हर जगह पर होता है, वैसे यहां पर कर दिया। और इसको हम लोग कह देंगे हाई पॉजिटिव। अब तक हमने क्या क्या चीज सीख ली है? हमने सीख लिया है सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन समझ लिया है, और यहां पर हमने डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन भी समझ लिया है। अब इसका यूज क्या है? इसका सिंपल यूज ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको कोरिलेशन निकालना होगा, आप कोरिलेशन सॉल्व कर लोगे, जो कि अभी हम सीखेंगे आगे, तो आपका आंसर आ गया। लेटेस्ट से आपका आंसर आता है 0.6, तो आप लिखोगे इट इज मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन या मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर आता है 0, तो आप लिखोगे इट इज जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। अगर आपका आंसर आता है +1, उसमें आप लिखोगे इट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन पूछता भी है कि बताओ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है और कोरिलेशन की डिग्री क्या है, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन कहता है किस तरह का कोरिलेशन है, कमेंट करो। तो आप बताओगे ये परफेक्टली पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसमें आप सॉरी, तो जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें इजीली लिख सकते हो कि ये किस टाइप का कोरिलेशन है। जैसे आ रहा है -0.8, तो आप लिख सकते हो ये हाई नेगेटिव कोरिलेशन है, इस तरीके से। तो कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है दैट लाइज बिटवीन -1 टू +1, ये फिर आप कह सकते हो लाइज फ्रॉम -1 टू +1। तो ये हमने समझ लिया है कोरिलेशन की डिग्रीज क्या क्या होती हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, या फिर स्मॉल r की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं। तो इसी चीज को अब हम थोड़ा सा नीचे लिख भी लेते हैं, और थोड़ा सा एक आधा पॉइंट और भी नई चीजों के बारे में नई चीजें सीखेंगे। पहला है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ये कह सकते हो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। Here two variables move in same direction, यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और क्योंकि ये परफेक्टली पॉजिटिव है दे चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। यहां पर कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज +1। बेसिकली परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव कोरिलेशन प्लस लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होगा, एक डायरेक्शन में दोनों जाएंगे और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जाएंगे। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है परफेक्टली पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, वो परफेक्टली पॉजिटिव होगा। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो परफेक्टली नेगेटिव होगा, अज्यूमिंग कि उसमें प्रोपोर्शन सेम है। तो अगर दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं, दोनों चीजें कम हो रही हैं और सेम प्रोपोर्शन में कम हो रही हैं, दैट इज परफेक्टली पॉजिटिव। देन कम्स परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, या कह सकते हो परफेक्ट नेगेटिव। एक ही बात है, चलता है इतना तो। Here two variables move in different directions. जब आप इनको करते हो ना तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप इनको थोड़ा सा मेरे से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तभी आपको एक्चुअली समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप कोशिश करा करो। अगर आप नहीं करते हो तो इनको मेरे से पहले आप बीच में वीडियो पॉज कर सकते हो, वरना मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ
तो आप कर ही सकते हो। एंड दे चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहां पर भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होंगे, जहां पे भी परफेक्टली होगा वहां पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन आएगा ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, साथ में वो लीनियर कोरिलेशन भी होता है। लास्ट है नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। Here there is no relation. कोफिशिएंट इज 0। अच्छा, ऊपर कोफिशिएंट था -1। काफी आसान है। एक चीज और बच गई, वो ये है जो बीच वाली वैल्यूज हो गई वो हो गया लिमिटेड कोरिलेशन। वहां नॉर्मली होता है, सबसे ज्यादा जिंदगी में देखने को हमें ये मिलता है कि हर जगह पे कोरिलेशन तो मिलता है, रिलेटेड होती है चीजें, बट ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट पूरा प्रोपोर्शन में चेंज होगा। लिमिटेड कोरिलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यहां पर क्या होता है, कोरिलेशन होता है, देयर इज अ कोरिलेशन बट द वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जिंदगी में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों इसमें आ जाते हैं, और इट कैन बी हाई, मॉडरेट और लो। तो हमने ऊपर एक कवर कर ही लिया है। तो ये मोस्ट सीन इन रियल लाइफ, है ना, असल जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, स्मॉल r। एक बढ़िया बात जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये है कि r की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं कि हस्बैंड की एज क्या है और वाइफ की एज क्या है, कुछ ऐसा रिलेशन निकालते हैं हस्बैंड और वाइफ की एजेस में, तो वहां पर एज ईयर्स में हस्बैंड की और वाइफ की एज भी ईयर्स में, मतलब दोनों वेरिएबल्स ईयर्स में आ रहे हैं। तो जो आर कोरिलेशन आंसर आएगा वो किस में आएगा, ईयर्स में आएगा या किस चीज में आएगा? द आंसर इज उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो ईयर्स में नहीं आएगा। आर आएगा लेटर से 0.4 आता है, तो बस वो ये शो कर रहा है कि रिलेशन पॉजिटिव है और कम, या फिर कह सकते हो मॉडरेट कोरिलेशन है। तो ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है कि आर 0.4 ईयर्स है, कुछ ऐसा नहीं है। तो आर की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज अ प्योर नंबर। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था प्राइस और डिमांड। तो प्राइस है रुपीज में, डिमांड है क्वांटिटी में। तो जो आपका इसमें कोरिलेशन आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर एक्चुअली नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, नेगेटिव कोरिलेशन आएगा तो वो किस में आएगा, रुपीज में कि क्वांटिटी में? रुपीज में, यूनिट्स में? द आंसर इज किसी में भी नहीं, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो जस्ट आएगा 0.- जो भी आएगा उतना आएगा वो। नाउ इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। हमारे कई मेथड्स होते हैं, मेनली 3 मेथड्स होते हैं, जो कि होते हैं स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तीसरा मेथड है हमारा रैंक कोफिशिएंट, या इसको स्पीयरमैन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन 3 मेथड्स होते हैं, इनमें से पहला मेथड हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो का जो हमने करा है डिस्कस, उसका आपका होमवर्क क्या है? उसका होमवर्क है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, आपको इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना। आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान है। पहला है गिव एनी 2 डिफरेंसेस। आपको 2 डिफरेंसेस बताने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में। एक तो मीनिंग बता देना, एक एग्जांपल बता देना हर किसी में, और भी आपको कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो। अगर आपको ज्यादा डिफरेंसेस आते हो ना तो ज्यादा बताना, जितने बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करोगे, इतना सोचोगे उतना अच्छा है। लीनियर, नॉन लीनियर एंड सिंपल मल्टीपल। एंड व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो बढ़िया तरीके से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। लेट अस से ये इसको रख देते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन रख देते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, 2-2 नंबर का एक पार्ट हो जाएगा। एंड इसको रख देते हैं हम लोग 3 मार्क्स का। बढ़िया तरह से इसको अटेम्प्ट करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे स्कैटर्ड डायग्राम। बाय बाय।